आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं यूनिक बजाज सरस्वती ज्योतिष विद्यापीठ संस्थान मोगा से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने ज्योतिष के ऊपर काफी बुक्स लिखी हैं और जिसमें हमारा लोगो और जो ब्रांड नेम है वो खाकी किताब से है। बहुत सारी बुक्स हमारी आप Amazon किंडल पे पढ़ सकते हैं और अगर आपको मैनुअल बुक्स चाहिए तो आप हमसे संपर्क करके हमसे मंगवा भी सकते हैं। जो भी बुक्स के अंदर लिखा गया है वो सारी चीजें वीडियो फॉर्मेट में हम अभी आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। कई चीजें इसमें एडवांस वर्जन में भी है, वो एडवांस कोर्स में आपको मिलेंगी। और ये अभी हमारा जो कोर्स है बेसिक लेवल का है, तो बेसिक लेवल का जो कोर्स होगा आप इसे कोई छोटा ना समझें। एक पारिवारिक आदमी कोई भी है, एक कोई भी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इस कोर्स को करने के बाद, बेसिक कोर्स को करने के बाद वो अपने परिवार के जो दुख सुख हैं उसका जो उपाय है या दुख सुख के जो कारण है उसको आप यहां से अच्छे से सीख पाएंगे। एडवांस वर्जन उन लोगों के लिए है जो लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, ज्योतिष की फील्ड में कार्य करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वो एडवांस वर्जन है। उसकी बुक्स भी मिलेंगी और जो लोग एडवांस ज्योतिष करना चाहते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह भी उपलब्ध है। पीसी का सॉफ्टवेयर भी होगा, मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी होगा। और जैसे अभी आप बेसिक कर रहे हैं तो आपके मोबाइल के अंदर या इंटरनेट पे अवेलेबल कोई भी जो कुंडली सॉफ्टवेयर हैं उन सभी की सहायता से आप अच्छे से ज्योतिष सीख पाएंगे, ऐसा हमारा वादा है। दूसरा, हम इस ज्योतिष के अंदर जब भी बात करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो पिन पॉइंट रिजल्ट होगा। हर छोटी छोटी चीज की एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी आपके लिए, पूरा जो प्रोग्राम है आपके लिए बहुत अच्छा और यूजफुल होगा। हमने भारतीय ज्योतिष को भारतीय पद्धति के साथ और उसके रूल्स और डिसिप्लिन के साथ में अपनाया तो है, साथ में इसमें हमने वेस्टर्न को भी डाला है। वर्ल्ड की 99 कंट्रीज के अंदर जिस फॉर्मेट के अंदर आज ज्योतिष यूज हो रहा है, जिसे हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी कह देते हैं, उसका टच भी हमने पूरा इसमें दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप सभी के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और एक कॉपी पेन जरूर आप अपने पास रखें, क्योंकि जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे तो वो भूल जाएंगे। बार बार वीडियो देखने से वो अच्छा नहीं होता। आप अपने नोट्स साथ साथ जरूर बनाएं। नोट्स बनाने का एक बेनिफिट भी होता है, जब हम लिखते हैं तो मरकरी प्लैनेट अच्छा होता है और सभी प्लैनेट्स का जो राजा होता है ना, राजकुमार जिसको बोलते हैं ज्योतिष के अंदर, वो मरकरी प्लैनेट ही होता है। तो उसकी जो महानता है, उसकी जो वैल्यू है, वो आगे आपको इस ज्योतिष में पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं। इस प्रकार से हम वैदिक ज्योतिष के चार्ट देखते हैं। काफी तरीके की कुंडली, अलग अलग सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा उसकी प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। जैसे मैंने ये एक धनु लगन का चार्ट मैंने आपको दिखाया है, तो इस तरीके का एक कुंडली बना होता है, जन्म कुंडली। कई लोग चंद्र कुंडली भी देखते हैं और भी बहुत तरीके की कुंडलीज होती हैं जो धीरे धीरे आगे जाके आपको पता चल जाएगा। और हर कुंडली के नीचे एक इस प्रकार का चार्ट बना होता है। इस चार्ट के अंदर उसकी कुंडली की डिटेल होती है। लगन है, वो कितने, कौन सी राशि में है, कितने अंश का है, यानी कि वो कितने डिग्री का है, वो कौन से नक्षत्र के अंदर है, लाइक दिस। आगे उसकी फिर बाद प्लैनेट्स की डिटेल लिखी होती है। कोई अच्छे अच्छे एडवांस सॉफ्टवेयर भी होते हैं इंटरनेट पे, जिनके अंदर भाव के बारे में भी लिखा होता है, ये भाव कौन से डिग्री से शुरू हो रहा है, ऐसी चीजें। लेकिन यहीं पे ही सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। जो चीज हमारे, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर कंप्यूटर हमने खोला और उसके अंदर हमने एक डेट ऑफ बर्थ डाली, तो डेट ऑफ बर्थ डालने से एक कुंडली हमारे सामने आ गई। हजारों सालों से हम यही कर रहे हैं, या 50-100 सालों से तो खास तौर पर यही कर रहे हैं। तो जो कुंडली बन के सामने आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी कुंडली है। देखो, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंसान ने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी चीजें डाली है और डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर वो चीजें डालते हैं जो कॉमन होती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि भी वो सही है। आगे जाके हम इस बारे में डीप बात करेंगे।
क्या डिफरेंस आता है, और हमारे को जब हम एक कुंडली सॉफ्टवेयर पे बनाएं तो उसमें क्या सिलेक्शंस करना चाहिए। वैसे वो एडवांस का पार्ट है, लेकिन इसके बीच में भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। तो इस तरीके का एक चार्ट होता है, और सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो इसी चार्ट को देखने से ही हो जाती हैं। कैसे होती हैं? देखो, कुंडली के जो 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, नवग्रह हमारे फेमस है और ऑलमोस्ट सभी को उसका नाम याद है। अभी आप जैसे कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर देखो, जिसे हम लगन बोलते हैं, जहां पर 9 लिखा हुआ है और लगन भी लिखा हुआ है और चंद्र भी लिखा हुआ है, वहां पर आप इसको अच्छे से आई होप देख पा रहे होंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है 22 डिग्री का जातक का जन्म है। ठीक है, अब यहां पे 22 डिग्री का मतलब क्या होता है? देखो, जो एक भाव होता है ना, वो 30 डिग्री का होता है। इसी तरीके से एक जो राशि होती है वो भी 30 डिग्री की होती है। भाव हमारा स्थिर है, लेकिन राशि हमारी मूवेबल है। ठीक है, जैसे क्लॉक होता है, तो क्लॉक में क्या होता है, 1:45 हुए हैं। ठीक है, तो इसको देखने वाले थोड़ा सा दो तरीकों से देखते हैं कि एक तो बोलता है 1:45 हुए हैं, कोई बात नहीं, अभी 2 बजने में टाइम है, कर लेंगे। ठीक है, एक वो फटाफट बोलता है 2 बजने वाले हैं भाई, जल्दी करो, है ना। तो दोनों ही फॉर्मेट में बंदे की सेंसेस में फर्क आ जाता है। यहां पे भी यही फर्क आता है। यहां पे क्या हो रहा है, 22 डिग्री का अर्थ है जो 22 डिग्री जो गुजर चुका है उसके बारे में बात हो रही है। यानी कि धनु लगन 22 डिग्री जो गुजर चुका है। ठीक है, गुजर चुके का मतलब ये है कि भी वो 22 डिग्री का जो हिस्सा था वो 12वें घर में जा चुका है। लगन को धनु राशि का सिर्फ 8 डिग्री मिला। ठीक है, और एक जो भाव होता है वो 30 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट हाउस है, जो हमारा लगन है, ठीक है, उसको आगे की राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न शनि की राशि का हिस्सा मिला। जो लगन होता है उससे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये सोल किस प्रकार की है। भाव ही हमारे को, फर्स्ट हाउस जो लगन होता है वो जातक की शारीरिक रचना के बारे में बताता है, उसकी माइंड की क्वालिटीज, वो कैसा होगा, उसका इंटरेस्ट और बिहेवियर किस चीज में होगा, ये सारी चीजें बताता है। तो यहां पर अगर कोई भी पर्सन 9 नंबर लगन के हिसाब से सिर्फ जुपिटर को ही हाईलाइट कर रहा है तो उसका 12वां घर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीजें गोल कुंडलियों के अंदर थोड़ा ज्यादा पता चल जाती हैं। आगे मैं आपको उसका फॉर्मेट दिखाने का भी कोशिश करता हूं। लेकिन कोई भी कुंडली आप देखने से पहले उसके लगन को सबसे पहले आइडेंटिफाई जरूर करें कि उसको कितना हिस्सा मिला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो 22 डिग्री है, नॉर्मली सब लोग बोलते हैं सूर्य और शनि आपस में शत्रु हैं। ठीक है, तो मान लो मैं कहता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं कि अगर मान लो किसी बंदे के लगन के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर सूर्य और शनि दोनों हो, ठीक है, लेकिन सूर्य यहां पर हो 28 डिग्री का 9 नंबर राशि का, और जो शनि हो वो अपनी मकर राशि का हो 10-12 डिग्री का, तो क्या आप शनि को वहां से निकाल देंगे? वो तो अपनी स्वयं राशि का था। या सूर्य धनु राशि के अंदर भी बड़ा अच्छा होता है, तो क्या आप उसको वहां से निकाल देंगे क्योंकि वो दोनों लगन में बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसे नहीं होता। हमारे को सबसे पहले राशि को आइडेंटिफाई करना होता है एक हाउस के अंदर। तो जब राशि सबसे पहले आइडेंटिफाई होगी तब उसके अंदर बैठे हुए प्लैनेट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो प्लैनेट है पर्टिकुलर कितने डिग्री का कौन सी राशि के अंदर बैठा हुआ है। उसके बाद में उसको अच्छा या बुरा क्या है उसके बारे में विचार किया जाता है। तो अगर यही चीज हम 28 डिग्री के हिसाब से देख ले, दुनिया में हर आदमी का जो लगन होता है वो 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर 28 डिग्री का लगन हुआ या 29 डिग्री का लगन हुआ, वो तो पूरा का पूरा 12वें घर में चला गया। लेकिन जब ये वाली कुंडली हमारे पास चौरस बन के सामने आती है तो उसमें तो 9 ही लिखा आएगा। अब वो बंदा क्या कर रहा है, लाइफ टाइम में जुपिटर प्लैनेट को ही हाई करे जा रहा है, जिससे उसका 12वां घर ही बढ़ रहा है। लगन के अंदर जो बाकी राशि थी मकर राशि, ठीक है, शनि की जो राशि थी उसके बारे में तो उसने कोई बात ही नहीं की।
इस तरीके से लगन शोधन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये चीज यहां पे लगन के ऊपर ही नहीं है, और भी बड़ी चीजों के ऊपर है। सेकंड हाउस के अंदर आपकी जो राशि आएगी स्टार्टिंग, जिसको हम कस्प बोलते हैं, किसी भी हाउस का जो स्टार्टिंग होता है उसको कस्प हाउस बोला जाता है। तो कस्प के ऊपर जो कोई भी राशि आती है वो सारी चीजें भी हमारे को देखनी होती हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार अभी हमने लगन के बारे में बात करी, हमारे को हर हाउस को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होता है। उसका भाव का कस्प क्या है। कस्प मतलब स्टार्टिंग पे राशि कौन सी है, मध्य में राशि कौन सी है, तभी हमारे को पता चलेगा और चीजों के बारे में स्पष्टता आएगी। अभी जैसे मान लो किसी को धन प्राप्ति के बारे में बात करनी है या बिजनेस के बारे में बात करनी है, तो अगर बिजनेस हाउस के अंदर या धन हाउस के अंदर दो राशियां आ गई या 50-50 आ गई, ठीक है, तो जातक को धन की प्राप्ति उन दो राशियों के हिसाब से होगी ना। ठीक है, अगर मान लो हम इसी चार्ट के ऊपर ही बात करें तो मान लो 10 नंबर राशि जो सेकंड हाउस के अंदर आप देख रहे हो, वहां पर 11 नंबर राशि भी आ जाएगी। तो जातक को जो धन की प्राप्ति होगी वो 10 नंबर और 11 नंबर दोनों राशियों के गुण अपनाने से ही तो होगी ना। इसी प्रकार प्रोफेशन हाउस में हो जाएगा। प्रोफेशन हाउस में 10th हाउस को लगाते हैं, तो अगर उसके अंदर दो राशि आ गई तो वो हो जाए। अभी यहाँ पे आप ये बोलोगे कि दो राशि कैसे आ गई जी, अभी वैसे मैंने आपको डिटेल में समझाया ये बात कैसे आ जाती है। देखो, जो हमारी जो धरती है ना, जो हमारी धरती है वो गोल नहीं है, वो थोड़ी अंडाकार है। हमने छोटे छोटे होते हुए किताबों में भी यही पढ़ा है ना। तो जब कोई चीज अंडाकार हो गई है तो उसकी शेप में भी तो डिफरेंस आएगा ना। तो कई बार क्या होता है, एक भाव में दो 3 राशियां भी आ जाती हैं। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ये देखो आप यहाँ पर, अभी जैसे वैदिक कुंडली के अंदर हमने देखा था, वहां पर फर्स्ट हाउस लिखा हुआ था, तो गोल कुंडली, ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस ये वाला होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरीके से ये सेकंड हाउस होता है और ये थर्ड हाउस होता है। ऐसे करके ये पूरा चलता है, ये 12वें घर तक हम आ जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे नहीं हो रहा जूम, इसमें ऑप्शन नहीं है लगता है। हाँ, अभी जैसे आप ये देखो, मैंने सेकंड हाउस को जूम किया है। एक सेकेंड, अभी मैंने ये फर्स्ट हाउस को जूम किया, ये आप फर्स्ट हाउस देख रहे हो। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर जो राशि है वो धनु राशि है, ये देखो। ठीक है, 22 डिग्री। और जो बाकी हिस्सा मिला है इस हाउस को वो मकर राशि का है। ये सिंबल साइंस के साथ है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितनी भी हम चीजें देखते हैं वो सिंबल्स के साथ देखते हैं, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वहां पर 1 2 3 4 ही लिखा होता है, या ज्यादा से ज्यादा ग्रह का नाम लिखा होता है। चलो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को तो चीजों को आइडेंटिफाई करने से मतलब है। तो सेकंड हाउस, जैसे ये मैंने अभी बात करी आपको, तो ये हमारा कुंडली का सेकंड हाउस हुआ। धन की प्राप्ति के बारे में बात होती है सेकंड हाउस से, ये मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बताया। तो अब इसमें कस्प जो स्टार्टिंग है, जो कस्प होता है ना, वो देखो ये सेकंड हाउस में 10 नंबर राशि का कस्प है। ठीक है, बाकी जो सारी राशि आ रही है वो 11 नंबर आ रही है। ठीक है, और भाव अभी खत्म ही नहीं हुआ और 12 नंबर राशि भी चालू हो गई। ठीक है, ये एक तरीके का क्लॉक है। ठीक है, क्लॉक घड़ी घूमती रहती है, समय तो रुकता नहीं है। राशियां जो होती हैं वो हमारी कुंडली का एक समय चार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो कभी रुकती नहीं है। जो हाउस के अंदर, अभी जैसे इस हाउस के अंदर 10 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, ये तीनों चीजों का जो इफेक्ट है इस पर्सन की फैमिली में और फाइनेंस में पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम एक्यूरेसी हम ज्योतिष में लाने की प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को सब्जेक्ट के अंदर क्लियर हो। बहुत बार कुंडली खुद भी पढ़ी है आप लोगों ने, और
लोगों से भी पढ़वाई है, लेकिन फिर भी कहीं रिजल्ट पर नहीं पहुंचे। उसका कारण शायद आपको ये धीरे धीरे ये पता चल जाएगा। ये छोटी छोटी कमियां हैं जिस पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है जी, तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्या होता है, वहां पे हम सिंबल्स के साथ करते हैं। तो जैसे मैंने ये आपको ये चार्ट दिखाया है, सूर्य हिंदी में भी लिखा हुआ है, सन इंग्लिश में उसको बोलते हैं, और सन का एक सिंबल बना हुआ है। इसी तरीके से मेष, एरिस, और एरिस का सिंबल बना हुआ है। तो 12 राशियां, 12 प्लैनेट्स, उनके जो सिंबल्स के साथ में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को देखा जाता है। तो जो लोग प्रोफेशनल वर्जन में काम करना चाहेंगे एडवांस में, तो उन सभी को ये सिंबल्स को ही याद रखना है। विदाउट सिंबल साइंस प्रोफेशनल कोर्स नहीं हो पाएगा। इन चीजों का भी ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जॉडियक के बारे में। जॉडियक्स क्या होती हैं? हमारी राशियां, जिसे हम बोलते हैं 12 राशियां होती हैं हमारी, और इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारी लाइफ पर होता है। तो हर जो राशि होती है या हाउस होता है, हम उससे कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? वो हमारे ह्यूमंस लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत जगह पे कंफ्यूजन होती है कि हाउस की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और राशि की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं, मैं उसमें कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी आप लर्निंग मोड पर हैं, तो आपने हाउस की राशि को और जॉडियक की राशि को, दोनों को आपने एक ही मानना है। ठीक है, आप एक को याद करें तो आपको इजी हो जाएगा। तो यहां पर हम आपको समझाने के लिए हर जॉडियक यानी कि राशि की 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। मुख्य जो चीजें होती हैं, आप इंटरनेट से और भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको भी याद रखेंगे, ये 5-5, 6-6 चीजों को भी याद रखेंगे, तो आपका जो मकसद है, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ढूंढ रहे हैं आप, वो सब कुछ आपको यहां पर प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर मैंने एरिस राशि को इंग्लिश में भी लिखा है, मेष राशि इसको हिंदी में कहते हैं, और मंगल, मार्स प्लैनेट जो होता है उसका मैंने यहाँ पे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको लोगो भी दिखाया हुआ है। आप पिक्चर्स पर ध्यान न दें, ये पिक्चर्स के मामले में मैं कहना चाहूंगा, ये हमने इंटरनेट से ली हुई हैं। जिन्होंने आर्टिस्ट ने बनाया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। समझाने के पॉइंट ऑफ से ये हमने पिक्चर्स यहाँ पर लगाई हैं। तो अगर किसी को एतराज हो तो वो मुझे कॉल कर सकता है, मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन सिर्फ लर्निंग मोड के लिए ही ये मैंने यहाँ पर इसको लगाया है। सभी पिक्चरें जितनी भी इस बुक के अंदर ली गई हैं वो सारी इंटरनेट से ली गई हैं। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। किसी ऑब्जेक्शन की हालत में वो मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं, मैं हटा दूंगा, लेकिन सिर्फ लर्निंग मोड से आप इसको जानें। तो एरिस जो होता है, फर्स्ट हाउस जो हमारा होता है, उससे हम क्या क्या लेते हैं? किसी चीज की शुरुआत, इच्छाएं, गुस्से की आदत, तरक्की की ख्वाहिश, अहंकार, निर्णय लेने की क्षमता। देखो ये चीजें ना याद करनी बड़ी जरूरी हैं। अगर आप इसको पेपर पेन पे प्रॉपर लिखो भी, अगर आप इन चीजों को याद नहीं करोगे ना, तो आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि जब तक हमें प्रॉब्लम के बारे में ना पता हो तब तक हम किसी चीज का सोल्यूशन भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो देखने में ये बड़ा सिंपल सा लग रहा है, एक वर्ड ही है, ठीक है, लेकिन उस वर्ड को सामने वाले इंसान का जो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आया, उसके कहने के अलग अलग तरीके हैं। आपको जब भी कोई आपसे ज्योतिष पूछने के लिए आता है, आपको उसके मुंह के वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उसकी लाइंस को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या कह रहा है। जैसे ही आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे, तभी आप उसकी प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, उस प्लैनेट को देख पाएंगे, उस हाउस को देख पाएंगे, और फिर उसका सही से सोल्यूशन दे पाएंगे। तो जो किसी चीज की शुरुआत होती, बहुत सारे लोग आते हैं, हमारा ये काम ही नहीं शुरू होता जी, मेरे पास पैसे भी हैं फिर भी हमारा ये काम नहीं शुरू होता जी। ठीक है, तो किसी भी चीज की जो बिगिनिंग होती है वो हम एरिस राशि से देखते हैं, फर्स्ट हाउस से देखते हैं। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, हाउस और जॉडियक हम यहां पर सेम ही ले रहे हैं। जो हमारी जीवन की इच्छाएं होती हैं वो भी हम फर्स्ट हाउस से लेते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज की हमने शुरुआत करनी है तो वो हमारी इच्छा से ही तो जुड़ी हुई है। गुस्से की आदत, तरक्की की ख्वाहिश, ठीक है, हर इंसान अपने जीवन में तरक्की करना चाहता है, लेकिन अगर नहीं हो पाती तो इसका मतलब है एरिस और फर्स्ट हाउस के अंदर प्रॉब्लम है। इसी तरीके से ईगो जो होती है, अहंकार, और निर्णय लेने की क्षमता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास शायद काम की अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है,
लेकिन फिर उसके ऊपर वो डिसीजन नहीं ले पाते कि ये सही है मेरे लिए या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हम होती हैं एरिस राशि से लेते हैं, और एरिस राशि का जो स्वामी ग्रह होता है वो मंगल होता है। तो इसी तरीके से हम बाकी सभी भावों के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पेपर पेन जरूर लेके रखें और उस पर साथ साथ नोट करें। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। तो अभी हम नेक्स्ट हाउस की तरफ चलते हैं। तो अभी हम कुंडली के जो सेकंड हाउस होता है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, और वहां की जो राशि होती है वो वृषभ राशि होती है, टॉरस जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। और वीनस यानी कि शुक्र ग्रह जो होता है वो उसका मालिक होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको शुक्र ग्रह का जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का जो सिंबल है रेड कलर में जो बना हुआ है वीनस के ऊपर लिखा हुआ है, थोड़ा स्टाइलिश में है लेकिन मेन वो सिंबल वही होता है। तो इससे हम सेकंड हाउस की चीजों को अब देखेंगे। किसी चीज की शुरुआत कैसे की गई, संपत्ति व जमा धन, परिवार व पारिवारिक माहौल, अंदरूनी बातें, अपने सपनों के प्रति सजगता और हक जमाना। देखो ये आपको 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद करना है। फर्स्ट हाउस के अंदर हमने लिया था किसी चीज की शुरुआत। अब यहां पर हम इस हाउस में बात कर रहे हैं जो शुरुआत की थी उसकी क्वालिटी कैसे की गई मतलब उसकी क्वालिटी। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, हमने ये काम शुरू किया था जी, हमारा पूरा ही नहीं हुआ या ये गड़बड़ हो गई। तो काम की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे को उसको सेकंड हाउस को देखना होता है। संपत्ति और जमा धन ये तो आप सभी को मालूम है। परिवार और परिवार का माहौल, अंदरूनी बातें। देखो अंदरूनी बातें जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेकंड हाउस का। कई बार क्या होता है हम अपने समाज में हम अपने घर की बातें करने लग जाते हैं, मेरी बहू ऐसी है, ये दूसरा पर्सन ऐसे है, चाचा जी ऐसे हैं। तो ये जो अंदरूनी बातें होती हैं, जो घर की बातें होती हैं, जब हम अपने घर से बाहर करने लग जाते हैं तो कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो वीक हो जाता है। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो संपत्ति और जमा धन जैसी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अपने सपनों के प्रति सजगता, आप कितने अवेयर हैं अपने प्लान्स और इच्छाओं के प्रति। फर्स्ट हाउस से हमने अपने इच्छाएं ली थी, हमारी एक्शंस लिए थे, तो उसके प्रति आपकी अवेयरनेस क्या है, आप कितने जागरूक हैं उसके प्रति, और एक्शंस लेने के लिए कितने अवेयर हैं। ये सारी चीज़ें हमारे को सेकंड हाउस बताता है। चीज़ों के ऊपर हक जमाना, सेकंड हाउस जो होता है ना वो देखो बेसिकली क्या होता है, कुंडली के अंदर क्या होता है, पंच तत्वों के साथ हमारा शरीर बना होता है। तो कुंडली के अंदर 4 तत्व प्रमुख होते हैं और 5वां तत्व होता है वो मध्य में होता है। बेसिकली हमने चारों तत्वों को संपूर्ण अपनी लाइफ में करना होता है और 5वां तत्व हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है हमारी लाइफ में, जिसे हम आकाश तत्व कहते हैं। तो कुंडली में क्या होता है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। फर्स्ट हाउस जो होता है वो फायर होता है, सेकंड हाउस अर्थ एलिमेंट, थर्ड हाउस एयर एलिमेंट एंड फोर्थ हाउस वाटर एलिमेंट। तो जो सेकंड हाउस के अंदर अर्थ एलिमेंट होता है तो अर्थ का मतलब होता है स्टेबिलिटी। अभी देखो इतने युग बीत गए, आज धरती वहीं की वहीं है, ठीक है ना। तो अर्थ एलिमेंट स्टेबिलिटी यानी कि थोड़ा सा एक जिद्दीपन आ जाता है उसके अंदर, ठीक है, एक अड़ जाते हैं लोग थोड़ा सा उन चीज़ों के लिए। तो हक जमाने के बारे में जो है वो जो वर्ड है वो यहाँ से लिया हुआ है। जो सेकंड हाउस वाले अर्थ एलिमेंट वाले लोग होते हैं वो थोड़ा सा चीज़ों के प्रति जिद्दी हो जाते हैं, ये मेरा है, लाइक दिस। तो इस प्रकार से बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे जेमिनी राशि के बारे में, जिसको हिंदी में मिथुन राशि बोलते हैं, और जिसका स्वामी ग्रह होता है वो मरकरी होता है। मरकरी यानी कि बुध ग्रह। तो शुक्र की जो राशि थी आप उसमें ये देखो, जो शुक्र का सिंबल था वो गोल, ये रेड कलर वाला सेंटर वाला, मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला, ठीक है। और इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है बुध वाले में, इसमें सारा सेम है, बस ऊपर ये 2 कान से लग गए हैं लाइक दिस, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा याद करने में इजी होगा, इसीलिए मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है आपको। तो जेमिनी मिथुन राशि मरकरी प्लैनेट होता है। स्टार्टिंग में हमने मरकरी के बारे में बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम क्या देखते हैं, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी और लैंडमार्क, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है लैंडमार्क, इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे
कोई भी जो सोल होती है ना, आत्मा होती है, उसका अपने एक आत्मा का एक ऑरा होता है। वो यहाँ रहे, वो मुंबई में जाके रहे, वो इंग्लैंड जाके रहे, उसका जो ऑरा होता है ना, उसके अनुसार उसके आसपास सारे माहौल, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। वो लैंडमार्क जो यहाँ पर हैं, सिमिलर लैंडमार्क्स, वो अगर वो अमेरिका में भी चला जाएगा तो उसके घर के आसपास बन जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। तो किसी सोल को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बड़ा अच्छा तरीका भी होता है, जातक का आस पड़ोस यानी कि लैंडमार्क। छोटी यात्राएं जैसे 50-100 किलोमीटर, या इन ए स्टेट, बहुत सारे लोग होते हैं, सेल्समैन होते हैं लाइक दिस, तो वो छोटी यात्राएं करते रहते हैं। कार और वाहन, ये देखो ये एसेट भी है एक सेकंड हाउस का, लेकिन हमारा वो घर में उसको शो पीस बना के तो रखने का कोई इरादा नहीं था, हमने तो उसको काम के लिए लिया है। वो एक मूवेबिलिटी वाला जो साधन है, एयर एलिमेंट, तो हम उसको जेमिनी यानी कि मिथुन राशि से लेते हैं। विचार और परामर्श, हमारी जो डिस्कस कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है, हम वो चीज़ें सारी इसी से लेते हैं। वो कम्युनिकेशन इन मोबाइल हो, वो कम्युनिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंट्स हो, किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन हो, वो सारा हम इसी से लेते हैं। इसी तरीके से पढ़ने लिखने के जितने भी कार्य हैं, ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे बताऊँगा +2 से पहले की जितनी भी एजुकेशन होती है, अर्ली एजुकेशन, वो सारी हम यहीं से लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा और बुद्धि, देखो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी काम है हम अपनी लाइफ में जो हमारी स्किल को प्रदर्शित करता है, तो उसके ऊपर हमारी जो प्राइमरी नॉलेज होती है वो हम 3rd हाउस से लेते हैं, यानी कि हमारी स्किल्स। ठीक है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है तो अगर उसकी स्किल है तो वो हम यहीं से लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। साहस, रिस्क लेने की क्षमता, देखो अगर आपके पास स्किल है और आपके पास काम करने का हौसला ही नहीं है, ठीक है, आपके पास डिसीजन पावर ही नहीं थी कि ये करने से मुझे बेनिफिट हो जाएगा, या ये मैं कर दूंगा तो मुझे लाभ हो जाएगा, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे इश्यूज अगर आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उसका रीज़न मिथुन राशि है। आपकी स्किल के अंदर प्रॉब्लम होने का कारण भी ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो जेमिनी मिथुन राशि से लेते हैं। आपको इसको पेपर पेन पे प्रॉपर नोट करना है और इसके वर्ड्स को अच्छे से समझना है और ध्यान में भी रखना है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे बोल रहे हैं ये क्वेश्चंस हैं हम लोगों की लाइफ के। तो जितना आपकी पकड़ क्वेश्चन पर अच्छे से होगी उतना ही ज़्यादा आप उसका प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो आप ढूंढ के आप उसको दे सकेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राशि जो होती है हमारी कर्क यानी कि कैंसर, जिसका प्लैनेट जो होता है वो मून होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मून मिरर में लगा हुआ है, नॉर्मली ये थोड़ा सा घूम के लगा होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में। तो यहाँ पे कर्क राशि का जो सिंबल है वो पिक्चर्स के अंदर है। ये पिक्चर्स को मैंने प्रेफर इसीलिए किया था ताकि यहाँ पे आपको राशि के सिंबल्स के बारे में भी पता चले। प्लैनेट्स का सिंबल तो ये है ही है, आपको पता चल गया, लेकिन ये थोड़ा सा रोटेट में होके लगा हुआ है, मिरर हो गया हुआ है थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम सिंबल्स को भी आपने अच्छे से याद करना है ताकि अगर आप एडवांस वर्जन में जा रहे हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। कर्क राशि से हम क्या लेते हैं? घर का माहौल जैसे बीमारी, सुख और कारोबार, माता और घरेलू जायदाद, जो काम शुरू किया है उसका अंत कैसे होगा, भावनाएं और भावनात्मक कमजोरी, हमारे संबंध, अच्छा और बुरा इंसान होना सामाजिक नज़र में। देखो जहाँ पे मैं नीचे से भी शुरू कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा इंसान होना सामाजिक नज़र में, इसका अर्थ क्या है? सोशल स्टेटस हमारा क्या रहेगा? दो तरीके का अच्छा या बुरा इंसान होता है, एक होता है अंदर से, एक होता है बाहर से। अंदर का जो होता है ना वो सूर्य का होता है, वो नेक्स्ट में आएगा अभी, ठीक है। और जो लोगों की नज़र में हम जो हमारी आउटलुक है वो हमारी कर्क राशि से आएगी। भावनाएं और भावनात्मक कमजोरी का यहाँ पे अर्थ क्या? देखो एक आदमी बिजनेसमैन है या कोई भी इंसान है, वो अपने घर के लिए पैसे कमा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग भी हैं, उसकी बीवी भी है, उसके बच्चे भी है, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं तो वो भी हैं, ठीक है। वो एक आदमी कमा रहा है और 7 लोग खा रहे हैं, 4 लोग खा रहे हैं, वो क्यों कमा रहे हैं? ये हमारी भावनाएं हैं। एक पत्नी है, वो घर का सारा काम संभालती है, वो बच्चों को भी संभाल रही है,
और आपके लिए खाना भी बना रही है, आपके लिए कपड़े भी धो रही है, क्यों कर रही है वो? क्यों? ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे इमोशंस हैं, हमारी इमोशनल बॉन्डिंग्स हैं। तो जो एक फोर्थ हाउस होता है वो इमोशनल बॉन्डिंग्स को दिखाता है, हमारी अपनी दुनिया के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं और वर्ड ऐड भी करूँगा, अपनी दुनिया के बारे में बताता है। जो बाहरी दुनिया होती है ना वो 10th हाउस होता है। ठीक है, और अपनी जो दुनिया होती है, अपना जो परिवार होता है, अपना दायरा जो होता है, वो सारा जो होता है वो 4th हाउस यानी कि कर्क राशि से लिया जाता है। जो काम शुरू किया उसका अंत कैसे होगा। देखो, फर्स्ट हाउस था एक्शन के बारे में, भी मुझे ये काम शुरू करना है। सेकंड हाउस के बारे में हमने उसकी क्वालिटी के बारे में बात करी। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसका काम का अंत कैसे होगा। देखो, बहुत सारे लोग काम शुरू करते हैं लेकिन उनके काम बीच में अटक जाते हैं, काम पूरा ही नहीं होता। ठीक है, एंड ऑफ अंडरटेकिंग, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ अंडरटेकिंग। तो अगर एंड ऑफ अंडरटेकिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो हम कुंडली का 4th हाउस देखेंगे। ठीक है, माता और घरेलू जायदाद ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता है। बीमारी, घर और सुख और कारोबार। देखो, अगर कोई आदमी घर से सुखी नहीं है तो वो बिजनेस में भी सक्सेसफुल नहीं होता। फैमिली बिजनेस भी अगर हम देखते हैं तो भी हम 4th हाउस से देखते हैं। तो आप इसको अच्छे से याद करें, इन वर्ड्स को अच्छे से समझें, क्योंकि एक पारिवारिक पर्सन ही आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आएगा और तो कोई नहीं आएगा। तो आप इन वर्ड्स को अच्छे से लिखें और इसको याद करें। अब हम नेक्स्ट हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अभी हम सिंह राशि यानी कि लियो के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका स्वामी ग्रह सूर्य होता है। सूर्य का लोगो सेंटर में जो गोल और बिंदी के साथ आपको नजर आ रहा है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो इससे हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सरकार व अन्य उच्च स्थल, खुशकिस्मती, हर कार्य से पहले उसकी कमजोरी ढूंढना, अच्छी सेहत, अस्पताल से बाहर निकालने वाली शक्ति, वंश बढ़ाने की क्षमता, बच्चे, लगाव, शौक जैसे खाने पीने की चीज़ें, शेयर बाजार, सट्टा, प्रेम व रोमांस। तो ये सारी चीज़ें हम सिंह राशि से लेते हैं। सरकार व अन्य उच्च स्थल का मतलब है, कई लोग हम, चलो गवर्नमेंट के बारे में तो क्लियर हो ही गया, सरकार जब वर्ड आ गया। अन्य उच्च स्थल का मतलब क्या है? अन्य उच्च स्थल का मतलब ये है कि समटाइम्स कोई पर्सन जॉब कर रहा है और उसका जो बॉस है वो भी उसका सरकार है। ठीक है, यानी कि अपने से ऊपर की जो कोई भी अपलाइंस होती है ना, वो सारी चीज़ें लियो सिंह राशि के अंदर आती हैं। हम कितने लकी हैं, खुशकिस्मत हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। वैसे जो लकी वर्ड होता है वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, कहने को हम लकी, खुशकिस्मती को कह देते हैं, लेकिन लक क्या होता है? LUCK, मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। जिस चीज़ का आपको पूर्ण से तजर्बा है और आप जब उस काम को करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी, आप उसको खुशकिस्मती कहते हैं। बेसिकली लक उसको कहते हैं। हर कार्य से पहले उसकी कमजोरी ढूंढना। देखो, फर्स्ट हाउस था हमारा कार्य शुरू करना, एक्शन। सेकंड हाउस में काम की क्वालिटी। फोर्थ हाउस के अंदर था काम बीच में अधूरे रह जाते हैं जी, एंड ऑफ अंडरटेकिंग के बारे में जानकारी लेना। और यहाँ पे है काम के बारे में कमजोरी ढूंढना। बहुत सारे लोग हैं वो जब भी कोई काम शुरू करेंगे उसके अंदर बहुत डीप एनालिसिस करने लग जाते हैं, उसमें किंतु परंतु बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो जो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये सारे भी हम लियो और यानी कि सिंह राशि 5वें घर से ही लेते हैं। अस्पताल से बाहर निकालने वाला, बहुत सारे लोग कई बार आते हैं कि जी ये पर्सन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, इसको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, तो ये चीज़ें भी हम वहाँ से देखते हैं। वंश बढ़ाने की क्षमता, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे की जो इंसान होता है ना उसके अंदर जो वीर्य होता है, सीमेंस पावर, वो चीज़ें हम यहाँ से एनालाइज करते हैं। अगर मान लो कोई प्रश्न पूछने के लिए आया मेरे संतान कब होगी, तो 5th हाउस तो ऑब्वियस है, सब लोग चेक करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी उसमें चेक करना होता है कि क्या उसके अंदर ये पावर है जिसकी वजह से वो ये कर सकेगा। तो स्पर्म काउंटिंग्स वगैरह जो अच्छे से है कि नहीं है उस पर्सन के अंदर, वो चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। बच्चे तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, सभी को पता है। लगाव, चीज़ों के साथ में मोह कितना है आपका। मान लो एक आदमी बिजनेस कर रहा है लेकिन वो बेमन से काम कर रहा है, उसके अंदर कोई है ही नहीं ऐसा कुछ जो अपना अच्छे से इनपुट दे दिल से,
लगाव हो, क्योंकि जब तक हमारा किसी चीज़ के साथ लगाव नहीं है, हम किसी को अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज़ की जो सक्सेस रेशियो है वो भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें भी हम यहीं से देखते हैं। शौक, जैसे खाने पीने की चीज़ें, शेयर बाजार, सट्टा। सट्टा चाहे किसी भी तरीके का हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड हो, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर हो, या किसी और टाइप से, जैसे लोकल चलता है जिसको मटका बोलते हैं, लाइक कोई भी टाइप का हो, वो सारी चीज़ें हम यहीं से देखते हैं। प्रेम और रोमांस, आपका लव रोमांस कहीं पर है कि नहीं है, आपको गाने सुनने का कितना शौक है, केक पार्टी, इंजॉयमेंट्स, मतलब क्लब में जाना, ये सारी चीज़ें हम लियो राशि के साथ देखते हैं। 5th हाउस में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप इसको अच्छे से, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। और अभी हम नेक्स्ट हाउस की तरफ मूव कर रहे हैं। कुंडली का ये नेक्स्ट हाउस विर्गो राशि यानी कि कन्या राशि के बारे में बताता है हमें। कन्या राशि जिसका जो स्वामी ग्रह होता है वो मरकरी यानी कि बुध ग्रह होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट होता है, मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था। तो इसकी चीज़ों को आप बड़े ध्यान से देखना। दिनचर्या, आदतें, हमारे नौकर चाकर, हम किसी के नौकरी करेंगे या लोग हमारे पास नौकर होंगे, ये चीज़ें भी हम यहीं से देखते हैं। प्रतियोगिता, उच्च शिक्षा से पूर्व देने वाली परीक्षा, चिंता जैसे कर्ज और रोग, चिंतित यात्रा, मुकदमा हो जाना, वादा और अनुशासन, बड़े इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हाउस है। अक्सर लोगों की लाइफ में यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जिन लोगों की डेली रूटीन परफेक्ट नहीं होती, ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, आप 9:25 पे पहुंच रहे हो, 9 बजे की बजाय 9:25 पे जा रहे हो, ठीक है, या मतलब कोई और कारण से आप लेट हो रहे हो, ब्रेकफास्ट का टाइम 9 बजे का है तो आप ऑफिस जाने का टाइम भी 9 बजे का है, फटाफट अंदर ठूस रहे हो खाना, ये हमारी दिनचर्या को ख़राब कर देते हैं। ये सारी चीज़ें, अगर आपकी लाइफ में आपके जो प्रोमिसेस किए हैं आप उसको पूरा नहीं करते हो, तो भी कुंडली का 6th हाउस यानी कि विर्गो राशि आपकी खराब हो जाती है। आदतें, ठीक है, ये भी सारी बेसिकली दिनचर्या का पार्ट होता है। उसके अलावा प्रतियोगिता, प्रतियोगिता इसमें 2 तरीके से होती है। एक होती है बिजनेस में प्रतियोगिता, सामने वाला भी, हमारी भी आर्ट गैलरी और सामने वाले की भी आर्ट गैलरी है, वो प्रतियोगिता इसमें नहीं होती, वो 7th हाउस में आएगी। ठीक है, यहाँ पे प्रतियोगिता कौन सी है? सेल्फ की प्रतियोगिता, जो खुद के साथ जुड़ी हुई हो। ठीक है, जैसे आपने आइलेट्स का एग्ज़ाम देना है तो उसके स्टार्टिंग में अगर आपको आप पहले आप पेपर दोगे, उसकी तैयारी करोगे, है ना, वो सारी, अगर मान लो किसी ने BA MA की हुई है, अब उसने PhD का कोई एग्ज़ाम देना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो सारी चीज़ें भी हम 6th हाउस से देखेंगे। अगर आपका कुंडली का 6th हाउस अच्छा होगा तो ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर आपको आप पास करोगे, फिर जाके आप 9th हाउस उच्च शिक्षा में जाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। चिंता जैसे कर्ज और रोग, ये तो सभी को मालूम है, लोन जो हो जाता है, कर्ज हम ले लेते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्याज देना, एक होता है ब्याज लेना। ठीक है, यहाँ पर हम बात ब्याज देने के बारे में बात कर रहे हैं, कर्ज उठा लिया उसके बारे में बात कर रहे हैं। छोटे मोटे रोग, रोग का मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल वाले रोग नहीं है कि एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वो नहीं इसमें गिना जाता। छोटे मोटे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ये छोटी छोटी जो छोटे डॉक्टर होते हैं, BMS डॉक्टर बोलते हैं क्या उसको, तो वो सारे जो छोटे रोग होते हैं वो भी हम यही हाउस से लेते हैं। चिंतित यात्रा, आप कहीं जा रहे हो, आपकी टायर पंचर हो गया, आपका चालान कट गया, ठीक है, लाइक कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो ऑब्स्टेकल्स आपको परेशान करते हैं, तो वो सब चिंतित यात्रा के अंतर आते हैं। और मुकदमा हो जाना, आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन किसी बंदे ने कर दिया, तो वो भी हम यहीं से देखते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो वादा और अनुशासन। अगर आप वेल डिसिप्लिन्ड नहीं, अपने काम के लिए, अपनी रूटीन के प्रति परफेक्ट नहीं है, तो कुंडली का 6th हाउस यानी कि कन्या राशि पक्का ही खराब है। छोटी छोटी चीज़ों से ये हाउस और एनर्जीज डिस्टर्ब हो जाती हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को एक मेरा फ्रेंड मिला, वो बोला जी आप मेरे घर में आना। हमने बोला हाँ जी हम आएंगे जी, इस बार संडे को ही मिलते हैं, और जाते अब हो नहीं। ठीक है, तो आपने उसको वादा कर दिया और आपने उसको पूरा नहीं किया आगे जाके, तो ये वादा खिलाफी जो है ना, ये सारी चीज़ें 6th हाउस के अंदर काउंट होती हैं, ये आपके 6th हाउस की एनर्जीज को खराब करती हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा सीरियल्स में, रामायण महाभारत, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वचन कहाँ से होता है? 3rd हाउस। ठीक है, फिर उसके बाद उसको निभाना 6th हाउस। वो लोगों ने अपनी जान लगा दी, राजपाट छोड़ दिए, हमने बड़ी बड़ी स्टोरीज सुनी है। तो जो मरकरी प्लैनेट होता है ना, वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके 3rd हाउस और 6th हाउस के ऊपर हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंडेंट रहता है। तो आप इसको वर्ड्स को अच्छे से समझें, इसको नोट डाउन करें, अपने मन में इसको संभालें, ताकि तब भी कोई भी प्रश्न आए आप उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सको। ये हमारे जितनी भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, ये हमारी लाइफ के क्वेश्चंस हैं। तो मैं बार बार आपको यही बात बोल रहा हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस जो लाइफ के हैं ना, उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो अभी हम नेक्स्ट हाउस की तरफ मूव करते हैं।